आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस लॉज। मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें कुछ कुछ लॉज फॉलो होते हैं, जैसे कि वो किस हिसाब से, मतलब जैसे कोई भी रिएक्शन किस लॉज पे बेस्ड होते हैं, कि कोई रूल रेगुलेशन तो होता होगा ना, कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसका कुछ रूल्स होगा कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, और रिएक्शन और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, ये सब कुछ सी लॉज पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि किस किस लॉज पे वो लोग बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो भी एटम्स है वो दोनों हमेशा सेम रहेंगे। जैसे कि अगर रिएक्टेंट में सपोज 15 एटम्स रिएक्ट किए हैं तो प्रोडक्ट में भी 15 एटम्स ही होंगे। इसी को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस मतलब क्या है कि दोनों साइड इक्वल। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि एक तराजू है ऐसे करके, तो अगर हम लोग यहाँ से एक वेट लटका दिए हैं ऐसे करके, यहाँ से ऐसे एक वेट है, यहाँ से ऐसे एक वेट है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहीं पे आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ कि बैलेंस कैसे इक्वेशन को करते हैं। इक्वेशन बैलेंस करना भी आप लोग को सीखना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। आगे के जितने भी रिएक्शंस आएंगे तो सबसे पहले कोई भी रिएक्शन में सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन बैलेंस हो गया तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं NH3 है, जो कि हम लोग को प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, N2 दे रहा है और H2 दे रहा है। जब हम, ये होता है डेल्टा का साइन, ये जो है ये हीटिंग का साइन है कि जब हम लोग किसी भी गैस को या फिर किसी भी एलिमेंट को गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को, NH3 को हमने यहाँ पे गर्म किया तो ये N2 और H2 में टूट गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड, इधर नाइट्रोजन का कितना एटम है, एक एटम है नाइट्रोजन का। इधर नाइट्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है। इधर हाइड्रोजन का कितना एटम है, 3 एटम है। और इधर हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एटम बैलेंस नहीं है, मतलब कि दोनों साइड इक्वल एटम्स नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का काम होता है कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना। इसको चलिए मैं सेपरेटली यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर बैलेंस करके दिखाता हूँ। NH3 है, गैसियस फॉर्म में रहता है, और इसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो ये N2 गैस और H2 गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आप हैवियर एटम्स को बैलेंस कीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा भारी एटम है। तो यहाँ पे ज़्यादा भारी एटम कौन है, नाइट्रोजन है। और जो कम संख्या में हो, 2 होता है जिसका कि हैवियर एटम, एक हो गया जो सबसे ज़्यादा भारी हो और दूसरा हो गया जो लेस इन नंबर हो। सबसे पहले उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, लेस इन नंबर, ये दोनों को सबसे पहले देखना है कि जो ज़्यादा भारी है और कम संख्या में, उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 है इधर और इधर N2 है। तो इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1। तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन टोटल हो गया 2 × 3 = 6। देखिए समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई किए, पहले से 3 हाइड्रोजन था। अगर NH2 का एक मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको 2 गुना कर दें, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे डाल दें, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6 हो जाएगा। तो अब यही 6 एटम्स इधर है। अब देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, पर हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन है 6। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 6। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए। अब आप देख सकते हैं, लिखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। सबसे पहले हर का अलग अलग, नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स, ये हो गया रिएक्टेंट में और ये हो गया प्रोडक्ट में। कितना कितना है, रिएक्टेंट में कितना है, यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। यहाँ भी देख सकते हैं 2 है। नंबर ऑफ कितना, हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में भी 6। तो आप अब इसको कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब कि इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। दूसरा लॉज क्या है, इसी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूसरा रूप है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आप खुद से समझ सकते हैं, अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स होगा, सेम एटम्स होगा, तो फिर मास भी तो इक्वल होगा ना। इधर 6 नाइट्रोजन, इधर भी 6 नाइट्रोजन है, तो अगर दोनों जगह इक्वल है, मास भी दोनों का सेम ही रहेगा। अगर नाइट्रोजन एटम है तो सेम ही रहेगा, तो उन दोनों का भी कितना हो गया, टोटल मास भी सेम होगा। तो यहाँ पे चलिए फिर से बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मैं 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना होता है। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है, कैलकुलेट वेट ऑफ CO2। कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 obtained from 10 ग्राम
CaCO3, इसको क्या करें, डिकम्पोज, CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज हुआ है यहाँ पे, सिंपली लिख समझ लीजिए, डिकम्पोज मतलब गर्म किया गया है। तो सो क्या है यहाँ पे, CaCO3, सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखना चाहिए। CaCO3 क्या देगा, CaO प्लस CO2, ये इक्वेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 है। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना आ गया है, मोलिकुलर वेट निकालना आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है, मतलब कैल्शियम का एक मोलिक्यूल इधर, एक एटम इधर है, इधर भी एक एटम है। ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो इधर भी 2 और 1 3 एटम है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कार्बन का 1 एटम है, ये कार्बन का एटम है, तो इधर भी एक कार्बन का एटम। तो ये देख सकते हैं आप, इक्वेशन तो पूरी तरह से बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। तो अब हम इसको क्या सिर्फ फाइंड करना है, मोल्स निकालना होगा। बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या है कि इधर अगर एक मोलिक्यूल है, एक मोल से अगर हमको 1 मोल इधर मिल रहा है, तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा, उसमें जितना मोल्स होगा उतना ही मोल्स हम लोग को इधर भी मिलेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, निकालते हैं कि कितना मोल्स है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा करके फिर से लिखते हैं। यहाँ पे है CaCO3, हम लोग को क्या देता है, CaO प्लस CO2, ये गैसियस फॉर्म में है, ये हो जाता है सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड। तो चलिए अब देखते हैं, कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, कार्बन का वेट कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 3 एटम है तो कितना हो गया 48, ठीक है। तो CaCO3 का टोटल मोलिकुलर वेट कितना हो गया, हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल रहे हैं, 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 ग्राम हो गया 1 मोल का वेट। यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स का वेट कितना होगा 0.1 मोल। 1 मोल का वेट है 100 ग्राम, तो 10 ग्राम का कितना होगा 10/100 यानी कि 0.1। तो यहाँ पे क्या है 0.1 मोल हमारे पास CaCO3 है। 1 मोल से हम लोग को 1 मोल मिलता है, तो 0.1 मोल से ये भी हम लोग को 0.1 मोल मिलेगा, और ये भी 0.1 मोल मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना, 1 मोल से हम लोग को 1 मोल मिलता है। जैसे कि सपोज हम लोग कह सकते हैं कि 2 अगर बनाना डाल रहे हैं तो हम लोग को 2 ग्लास सूप मिल रहा है, मतलब 2 ग्लास जूस मिल रहा है अगर, ठीक है ना, 2 ग्लास जूस मिल रहा है, और एक्स्ट्रा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी 2 कप मिल रहा है, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट ये हो गया, और ये हमारा जूस हो गया 2 बनाना से। तो 1 बनाना से कितना मिलेगा, 1 ग्लास जूस मिलेगा और 1 कप मिलेगा हम लोग को वेस्ट प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से अगर 0.1 मोल से 1 मोल से हम लोग को 1 मोल ये और 1 मोल ये मिल रहा है, तो 0.1 मोल से भी 0.1 मोल दोनों मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, वेट ऑफ CO2 हम लोग को निकालना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वेट होगा। तो 0.1 मोल CO2 हमको मिला है, ठीक है। तो 0.1 मोल CO2 हम लोग को ऑब्टेन हुआ है, तो इसका वेट हम लोग सीधा निकाल देते हैं। तो 0.1 मोल CO2 का वेट कितना होगा, 1 मोल का वेट होता है 12 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 प्लस 44। 1 मोल का वेट है 44, तो 0.1 मोल का वेट कितना होगा 4.4 ग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हमको 10 ग्राम CaCO3 को हम लोग अगर हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो हम लोग को 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये हो गया हमारा। सबसे पहले क्या था, ये इक्वेशन बैलेंस था इसलिए थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया। ऐसे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते इक्वेशन को, और फिर हम लोग उससे निकालते कि 1 मोल से, कि उससे तो हम लोग अगर बैलेंस कर देते तो सिंपली समझ आ जाता कि कितना वेट से कितना निकलता है, 1 मोल से कितना मोल प्रोडक्ट मिलेगा। उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ H2 obtained if 5.1 gram NH3 is decomposed। यहाँ भी हम लोग NH3 को डिकम्पोज किए हैं, तो बोल रहा है कि कितना ग्राम ऑफ H2 मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। NH3 डिकम्पोज होकर क्या देगा, N2 प्लस H2, गैसियस फॉर्म में सारा है, ये भी गैस। तो अभी हमने इक्वेशन को बैलेंस किया था, नाइट्रोजन इधर 1 इधर 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर हाइड्रोजन 6 इधर हाइड्रोजन 2, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ NH3 से हम लोग को 1 मोल N2 मिलता है,
और 3 मोल H2 मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि क्या बोला जा रहा है कि 2 मोल NH3 से हम लोग को 3 मोल H2 मिलता है और 1 मोल N2 मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल NH3 गिव्स क्या हम लोग को देता है, 1 मोल NH3 से हम लोग को क्या मिलता है, 1 मोल N2 और 3 मोल H2। ठीक है, 1 मोल से हम लोग का रिलेशन निकल गया। अब निकालते हैं कि कितना मोल हमारे पास है। हमको पता है कि 1 kg इतना में देता है, हमारे पास पैसा कितना है हमारे पास, उसके हिसाब से हम सोचेंगे ना। जैसे बोल रहा है कि 1 kg आम देता है 100 रुपये kg, तो हमारे पास अगर 30 रुपये है तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे ना कि कितना आम खरीदना है। तो अब चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि हमारे पास N2 है कितना मोल NH3 हमारे पास है। तो यहाँ पे दिया है 5.1 ग्राम, 5.1 ग्राम। सबसे पहले निकालते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 कितना होगा, 14 + 3 = 17। ठीक है, तो 17 ग्राम = 1 मोल। तो 5.1 ग्राम कितना होगा, 1 डिवाइड बाई यूनिटरी मेथड सिंपल, 1/5.1। ठीक है, ये हो गया 0.3 मोल। तो हमारे पास NH3 है कितना, हमारे पास 0.3 मोल NH3 है। 1 मोल से 3 मोल H2 मिलता है, 1 मोल से 3 मोल H2 मिलता है। तो 0.3 मोल से कितना मिलेगा, 0.3 × 3 = 0.9 मोल ऑफ H2। तो वेट निकाल लेते हैं। 1 मोल H2 का वेट कितना होता है, 1 मोल H2 का वेट होता है 2 ग्राम्स। ठीक है, तो 0.9 मोल H2 का वेट कितना होगा, H2 का वेट होगा 2 × 0.9 = 1.8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि 5.1 ग्राम को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो 1.8 ग्राम H2 मिलेगा, और बाकी का जो बचा है जैसे कि 5.1 - 1.8 अगर हम लोग कर दें तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 33.3 ग्राम। ठीक है, तो 3.3 ग्राम का क्या है, 3.3 ग्राम मिलेगा हम लोग को N2। बाकी जो बचा है वो कहाँ जाएगा, N2 है। ठीक है ना, अगर हमारे पास 10 रुपया है, अगर हम इसको 5 रुपया का कुछ खरीद लिए, मान लो आम खरीद लिए, 5 रुपये का आम खरीद लिए, बाकी का 5 रुपये और बाकी का संतरा खरीद लिए, तो संतरा कितने का खरीदे हैं, 5 रुपये का। सिंपल सा एकदम इक्वेशन है, प्लस माइनस वाला। तो जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो रिएक्टेंट का मास के बराबर होता है। आपको अभी मैंने बताया था कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा। तो प्रोडक्ट में क्या है, N2 और H2 है। तो H2 का मास हमको पता है 1.8 ग्राम है, तो N2 का मास कितना होगा, जितना प्रोडक्ट था उसमें से इसका मास माइनस कर देते हैं तो टोटल मास हमको N2 का मास निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो ये था आज का, ये इक्वेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट मास ऑफ O2 evolved, ठीक है, इफ 7.2 ग्राम H2O इज डिकम्पोज्ड। बोल रहा है कि 7.2 ग्राम H2 को डिकम्पोज किया गया है तो हमको कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं डिकम्पोज का, H2O गिव्स H2 + O2। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, जो भारी एटम हो, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इधर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बैलेंस। बैलेंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा बैलेंस कैसे होता है। बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए अब निकालते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना होता है, 16 + 2 = 18। ठीक है, 18। अब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मोल से हम लोग को कितना O2 मिलता है, 1 मोल, यानी कि 2 मोल H2O हम लोग को देता है 1 मोल O2। ठीक है ना। अब हमको वेट कितना दिया गया है, 7.2 ग्राम। तो सबसे पहले निकालते हैं कि हमारे पास कितना मोल है। तो 7.2
डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो गया 0.4 मोल। हमारे पास 0.4 मोल H2O है। तो हमको क्या पता है, 2 मोल H2 से 1 मोल O2 मिलता है। 2 मोल H2O से 1 मोल O2 मिलता है, तो 0.4 मोल H2O से कितना मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.4, यानी कि हमको कितना मिलेगा, 0.2 मोल H2, सॉरी 0.2 मोल O2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको क्या यहाँ पूछा गया था, 7.2 ग्राम H2O लीटर मतलब पानी से कितना हम लोग को ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा अगर हम उसको डिकम्पोज करेंगे। तो ये आ गया आंसर कि 0.2 मोल आया। अब सपोज आपसे पूछा जाता कि फाइंड वॉल्यूम, ऐसा करता कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड, कि ये तो हो गया हमारा मोलिकुलर फॉर्म में कि 1 मोल आया, 2 मोल आया, 3 मोल आया, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड पूछ देता कि वॉल्यूमेट्रिक में वो कितना निकला है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, एनटीपी पे या एसटीपी पे, हम लोग जनरली एनटीपी पे लेते हैं, ये होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो अगर सपोज आपसे पूछता कि कितना वॉल्यूम निकला है, मोल्स ना पूछ के, ये हो गया क्या हमारा मोल्स हो गया। अगर मोल्स ना पूछ के आपसे पूछता कि कितना वॉल्यूम निकला है, तो आप कैसे निकालते, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, तो 0.2 मोल का कितना होगा, 22.4 इंटू 0.2, ठीक है, ये हो गया 4.48 लीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड, मतलब इवॉल्व मतलब क्या होगा, जो उससे निकला हो, इवॉल्व्ड इज इक्वल टू 4.4 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले तो बैलेंस करना इक्वेशन सीखिए। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, पहले बैलेंस करना सीखना होगा। बैलेंस करने के बाद मोल्स का रेशियो निकालिए कि 1 मोल से कितना मोल निकलता है। उसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कि हमारे पास टोटल अवेलेबल मोल्स कितना है। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 0.4 मोल हमारे पास अवेलेबल है। अब वो इक्वेशन लिखिए कि 2 मोल से यहाँ पे 1 मोल मिल रहा है, मतलब कि 0.4 मोल से कितना मिलेगा। आप यूनिटरी मेथड लगा करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे चल के पूरा केमिस्ट्री में आपको सिर्फ बैलेंस करना ही होगा। बैलेंस करके ही कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिना बैलेंस किए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।